नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाने हैं एचपीपीएससी शिमला द्वारा, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो प्रतिपादित किया था, किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम जो था वो सबसे पहले न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन के जो लॉस थे मोशन के, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा न्यूटन का जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है, फिजिक्स के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अपने लॉज को उन्होंने प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1687 में किया था, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया। तो ये भी आपने याद रखना है। तो सब अब न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे वो उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वे विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वे एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो ये जो था वो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके जो एग्जाम्पल हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। एक और है, जैसे जैसे कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल धूल के जो कण हो वो कण झड़कर गिर पड़ते हैं, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान जो है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपात होता है। जैसे इसका जो है फोर्स जो होती है वो आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। इसमें किसमें? ये न्यूटन के सेकंड लॉ में कहा गया है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा कागज में लपेटा जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है जब वे कैच करता है, आपने देखा होगा। गाड़ियों में जो शॉकर लगाए जाते हैं वो न्यूटन के सेकंड लॉ के लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं। और न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपको पता होगा, हम किसी गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, जिस फोर्स से हम उस गेंद को दीवार पे फेंकेंगे उतने ही फोर्स से वो गेंद जो होगी वो वापस आएगी। वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसके एग्जाम्पल जो है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, ये जो है ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। रॉकेट को उड़ाने में ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये आपने याद रखना है। तो हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन में 20 में पूछ सकते हैं। जैसे न्यूटन ने सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में इन अपने लॉज के बारे में बताया था? तो आपको पता होगा वो प्रिंसिपिया में 1687 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 में बोला गया है कि किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा कौन सी होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा
एनर्जी किसे कहते हैं? आपको पता होगा किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जो है वो जूल है। और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। का एक होती है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 119 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया है कि पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ऊष्मा जो होती है, हीट होती क्या है? तो हीट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हीट आपको पता होगा ऊष्मा ऊर्जा है जिसमें हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। इसका जो मात्रक है वो कैलोरी है, किलो कैलोरी तथा जूल है। और एक कैलोरी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? ये आपने याद रखना है। एक कैलोरी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? वो 4.186 जूल के बराबर होती है। ये आपने याद रखना है। एक कैलोरी जो है वो किसके इक्वल होगी? वो आपकी 4.186 जूल के इक्वल होगी। और वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग की जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक क्वेश्चन है, जैसे कितने डिग्री सेल्सियस पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो समान होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक के माप को मापता है। ये आपने याद रखना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और हीट है क्या? हीट जो है ऊष्मा ऊर्जा है जिसमें हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में बोला गया है कि मानव कर्ण की श्रवण परास है द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर्स। तो मानव कर्ण की जो श्रवण परास है वो कितनी है, रेंज कितनी है? ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द ऑडिबल रेंज ऑफ और ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ध्वनि तरंगों के आवृत्ति परिसर यानी कि श्रव्य तरंगे जो होती है, ऑडिबल वेव्स जो होती हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, ऑडिबल वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया है कि वैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, किस कारण उड़ता है? इसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अल्ट्रासोनिक के कारण जो है वो चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? विच मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर जो होता है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कनकेव मिरर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनकेव मिरर जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा जो अबतल दर्पण के हैं, अबतल दर्पण जो है कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये आपने याद रखना है। अबतल मिरर जो है वो दाढ़ी बनाने में यूज़ होते हैं, आँख, कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये जो कनकेव मिरर होते हैं गाड़ी की हेडलाइट में, आपने व्हीकल्स की हेडलाइट देखी होंगी तो वो कौन सा मिरर होता है? वो कनकेव मिरर होता है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? आपको पता होगा जब गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने जिस मिरर में वो देखता है, गाड़ी के चालक की ड्राइवर की सीट के साथ जो लगा होता है खिड़की के पास जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। जबकि
गाड़ी की हेडलाइट पे जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो कनकेव होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किससे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, टंगस्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ वेस्ट ऑन। तो हाइड्रोजन बम जो है वो आधारित है किसके ऊपर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज वेस्ट ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन पर ये आधारित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, नाभिकीय संलयन जो है वो प्रक्रम है जिसमें दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। इसका प्रयोग जो है वो हाइड्रोजन बम में किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का परिणाम है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो ये क्या होता है, ये प्रक्रम है जिसमें कोई भारी नाविक दो या दो से अधिक मध्यम आकार के नाविकों में टूट जाता है। इसमें सामान्यतः न्यूट्रॉन तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम में किया जाता है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। विच एसिड इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो सीसा संचय के सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है। विच एसिड इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरीज में कौन सा एसिड जो है वो यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है। अब आपको पता होगा एसिड होते हैं क्या हैं। तो एसिड जो होते हैं वो ये पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद इकट्ठा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और आपको पता होगा जो ये पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl हो गया, HCl या जो प्रोटीन देते हैं जैसे CH3COOH जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। लुईस संकल्पना जो है ये आपने याद रखना है। चींटी या मक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल फॉर्मिक एसिड उपस्थित होता है, जिसके कारण चींटी या मक्खी के काटने पर दर्द या जलने का अनुभव होता है। ये भी आपने याद रखना है। कुछ अम्लों के स्रोत हैं जैसे सिट्रिक एसिड जो है उसके जो स्रोत हैं वो कौन से हैं। नींबू, संतरा, अंगूर हो गया। और टार्ट्रिक एसिड जो है इमली हो गया। एसिटिक अम्ल जो है वो उसका स्रोत है सिरका हो गया। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया वो आपका टमाटर में होता है। टमाटर जो है उसका स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला गया कि ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर से कहा जाता है कैसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। अब आपको पता होगा कॉस्टिक सोडा, धावन सोडा जो है इसे ये रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। ये आपने धावन सोडा और कॉस्टिक सोडा जो है वो आपको Na2COA पॉइंट 10H2O है। 10H2O जो है वो आपका कॉस्टिक सोडा, धावन सोडा का सूत्र है। इसे कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में तथा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और बेकिंग सोडा जो होता है, खाने का सोडा जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, NaSCO3। यानी कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है वो NaHCO3 होता है। जब इसे दुर्बल खाद्य अम्लों जैसे टार्ट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो इससे बेकिंग पाउडर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और इसका प्रयोग ब्रेड या केक को हल्का तथा मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा रासायनिक रूप से इसका जो सूत्र है वो क्या है, CaOCl2 है। क्या है, CaOCl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो CSO4 हाफ H2O है। ये आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वह का ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेफाइट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ब्रोंज इज एन, तो ब्रोंज क्या है? वो ब्रोंज आपको पता होगा, ब्रोंज एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रोंज इज ए मिक्सचर। अब ब्रोंज जो है, कांसा जो है वो किस किस का मिक्सचर है? कॉपर और टिन का है। ये आपने याद रखना है, कॉपर और टिन का ये मिक्सचर है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया कि ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ, तो कास्ट श्रेष्ठ, कांच जो है वो श्रेष्ठ वर्णित है सुपर कूल्ड लिक्विड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। विच इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है? क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाइलॉन जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक, इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है? तो ग्लास स्नेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्लास स्नेक जो है, कांच गोदी का जो है एक वास्तविक सर्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो वेरी वेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा वेरी वेरी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये विटामिन V1 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन V1 की कमी से हो जाता है। थायमीन जो है उसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन V1 की कमी से वेरी वेरी जो रोग है वो होता है। अगला प्रश्न है। एक्सेस ऑफ वाटर इज इन बॉडी रिजल्ट इन, तो शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? और नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में बोला गया है कि सॉरी पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, तो दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में बोला गया है कि पेस मेकर इज रिलेटेड, तो पेस मेकर संबंधित है, किससे संबंधित होता है? ये आपका हार्ट से होता है। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट, ये आपने याद रखना है, हृदय से ये संबंधित है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। आयरन प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन इज एबंडेंटली फाउंड इन, तो आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हरी सब्जियों में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। आयरन इज एबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।